हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैलेंस स्टडी। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसकी पहली हेडिंग है कुछ लोग शासक कैसे बने, जिसमें कि पहले बताया गया है कि वर्तमान में हम चुनावों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो हमारा पिछला चैप्टर था, अध्याय 5, उसमें जो चुनाव था राजा का, वो जन और विस मतलब वहाँ के जो लोग थे वो राजा को चुनते थे। लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन आए, तो उन्हीं परिवर्तनों के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब अब जो राजा बन रहे हैं उसमें यज्ञों का महत्व कैसे बढ़ा, किस स्वरूप में परिवर्तन आए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें कि ये पहले बता रहे हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जो इसके साथ की कुछ लोग होते थे, और वो जो घोड़ा है वो कई जगहों पर विचरण करता रहता था। अगर उस घोड़े को किसी राजा द्वारा पकड़ लिया जाता था तो इसका अर्थ होता था कि वो उस राजा को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है, और उसके बाद उन दोनों में युद्ध होता था। और अगर उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ता था तो ये माना जाता था कि उस राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली है, जिसके राज्य में ये घोड़ा घूम रहा है। अब ये जो यज्ञ है इसे विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, और उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था जो पुरोहित थे। साथ ही अब अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, उसको बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। और वो जिन क्षेत्रों में वो घोड़ा घूमता था, उन क्षेत्र के राजा, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा होता था राजा, उसके लिए उपहार लेके आते थे। तो ये एक तरह से अधीनता स्वीकार की जाती थी अन्य राजाओं द्वारा। और इस आयोजन में क्या होता था, जो राज सिंहासन होता था वो बाघ की खाल पर होता था, बाघ की खाल का, जिस पर कि वो राजा बैठता था, विशेष राजा। और इसमें बताया जा रहा है कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सहचर मतलब हमेशा उसके साथ रहने वाला। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। युद्ध के समय क्या होता था कि जो सारथी होता था वही उसके सहचर होता था, और वही सहचर जब ये यज्ञ का आयोजन किया जाता था तो वो उसकी विजयों का और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्र भी कई छोटे अनुष्ठान करने में उसके साथ होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजा का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना भर होता था। राजा के ऊपर पुरोहित क्या करते थे, पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान करते थे, और वैश्य अथवा विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। अब क्या था कि वो अनुष्ठान में शामिल नहीं हो सकते थे। यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि समाज में अब स्पष्ट रूप से विभाजन हो चुका था। पुरोहित वर्ग बन चुका था, क्षत्रिय वर्ग बन चुका था, वैश्य वर्ग बन चुका था, और साथ साथ शूद्र वर्ग बन चुका था। और शूद्र के अब देखिए जो यज्ञ में शामिल होने के अधिकार थे वो समाप्त हो चुके थे। अब वही वर्ण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी तक क्या था, जो हम पढ़ रहे थे पुराने चैप्टर्स में, उसमें जो मुख्य क्षेत्र था वो सिंधु नदी के आसपास का था।
इसमें लेकिन अब क्या है, क्षेत्र में परिवर्तन आ गया है। अब ये किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं गंगा यमुना क्षेत्र की। इसी में क्या है, कई प्रकार के ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद में जो ग्रंथ रचे गए उनको क्या बोल रहे हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। इन ग्रंथों में क्या होता था, अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियों को बताया जाता था, साथ साथ सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया जाता था। तो अब हम जान सकते हैं कि उत्तर वैदिक ग्रंथ में क्या क्या होता था, अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां, साथ ही सामाजिक नियम। अब समाज जो है वो कई समूहों में विभाजित हो चुका है। वो समूह कौन कौन से हैं, पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाले लोग, ये सब नए समूह बन गए हैं। जहाँ पर कि पुरोहित और जो योद्धा होते थे वो वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी तरफ क्या हुआ था, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो यहाँ पे देखिए समाज आर्थिक रूप से भी विभाजित हो गया है और साथ साथ सामाजिक रूप से विभाजित हो गया है। तो ये हमेशा साथ ही चलता है। आर्थिक रूप से जो विभाजन होता है वो सामाजिक विभाजन पे हमेशा प्रभाव डालता है। जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे वो समाज में हमेशा क्या होंगे, ऊपर की ओर होंगे। अधिकतर जो होंगे वो ऊपर की तरफ ही होंगे, और जो निर्धन होंगे उनका जो समाज में स्थान होगा वो नीचे होता चला जाएगा। पुरोहित लोगों ने 4 वर्गों का विभाजन कर दिया था, जिन्हें क्या बोलते थे, वर्ण। और उन्होंने क्या किया था, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य भी निर्धारित कर दिए थे। जैसे कि पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण। उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिसके लिए उनको क्या उपहार मिलता था। दूसरा स्थान किनका था, शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय बोला जाता था। उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर कौन थे, विश्य अर्थात वैश्य। इसमें कौन से लोग शामिल थे, कृषक, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। वर्णों में जो अंतिम स्थान पर थे शूद्र, उनका कार्य क्या था, इन ऊपर के जो 3 वर्ण थे उनकी सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, और प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान ही माना गया था। महिलाओं और शूद्रों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो अब ये जो समय है इसमें क्या है कि स्पष्ट रूप से हमको विभाजन दिखाई देने लगा है, और ये विभाजन में स्त्रियां, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये अलग अलग वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अब ये क्या है, इन वर्णों का विभाजन किया, और इन वर्णों का विभाजन करने के बाद ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि ये जन्म के आधार पर ही चलेगा। मतलब एक जो जिस वर्ण के माता पिता होंगे और जो संतान उत्पन्न होगी उनसे, वो भी उसी वर्ण की होगी। और साथ ही बाद में क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। और अछूत वर्ग में कौन कौन शामिल किए गए, शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, और इसमें वो लोग भी आते थे जो शवों का दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क को अपवित्र माना गया। ये हमको जो वर्ण है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं,
कि कुछ लोग हुए जिन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। यहाँ पे जो वर्णों का विभाजन हो रहा है उसमें दूसरे नंबर पर क्षत्रिय अर्थात राजा आते हैं, लेकिन कुछ राजाओं ने क्या है कि इसको स्वीकार नहीं किया। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को भी उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने में सबका अधिकार हो। कई लोगों ने क्या इस छुआछूत की भी जो है आलोचना करी है। तो इन हर तरह से इस जो वर्ण व्यवस्था के जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि पुरोहितों को श्रेष्ठ मानना, उसको अस्वीकार किया कुछ लोगों ने, और जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण हुआ उसको भी अस्वीकार किया, और साथ ही जो व्यवसाय के आधार पर भेदभाव था उसको भी अस्वीकार किया, और साथ ही अनुष्ठान संपन्न करने का जो अधिकार था वो सबको समान मिलना चाहिए, जो कि स्वीकार नहीं था, इसका भी विरोध किया गया। और इसके आधार पर जो छुआछूत हो रही थी इसकी भी आलोचना की गई। यही ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, इन इलाकों में सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। अब हम आते हैं नई हेडलाइन पे। वो क्या है? जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अभी तक क्या था, जो कबीलाई समाज था उसमें आपको पता है कि जन और विष द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था और वो राजा उन्हीं लोगों का होता था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि जनपद का निर्माण हो रहा है, और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। वहाँ पर स्थान को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, पर यहाँ पर क्या है, स्थान को महत्व दिया जा रहा है। जिस स्थान पर वो राजा बस रहा है उसको मुख्य फोकस वहाँ पर हो रहा है। अब महाजनपदों, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने खुदाई करी तो उसमें कौन कौन से महाजनपद की ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली के पास पुराना किला, और उसके साथ क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये प्रमुख महाजनपदों के नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। खुदाई से क्या पता चल रहा है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे, और मुख्य उनका आहार क्या था? चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलों को ये उगाते थे। अब यहाँ पे क्या है? बर्तन भी इतिहास में एक बहुत बड़ा सामाजिक जो विभाजन है उसको दर्शाता है। आज भी आप देखते होंगे कि जो निर्धन लोग हैं उनके बर्तन आप तांबे के पाएंगे, और उनकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही लो किस्म की होगी। वहीं आप देखेंगे कि आज भी जो धनी वर्ग है वो क्या है, चांदी की प्लेट, बहुत ही फैशनेबल जो प्लेट्स हैं, जो उनकी खाने की जो प्लेटें हैं बहुत ही अच्छी किस्म की होंगी, उच्च क्वालिटी के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे बार बार जो हमारे जो इतिहासकार हैं वो बर्तनों पे फोकस करते थे, क्योंकि उसके आधार पर वो जान सकते थे कि अब समाज का जो विभाजन है वो कहाँ तक और किस प्रकार पहुँच रहा है। क्योंकि जब लोगों के पास पैसे आएंगे, धनी होंगे, तो वो अपने बर्तनों में सुधार करेंगे। तो ये भी जो बर्तन है हमेशा हमें समाज का जो विभाजन है उसको स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो बर्तन में जो परिवर्तन आए हैं वो क्या है, और उनके जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उससे भी एक समय काल का हमें पता चलता है। जैसे भी हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के जो बर्तन हैं वो अलग किस्म के हैं, वैदिक काल के अलग किस्म के हैं, उत्तर वैदिक काल के अलग किस्म के हैं। तो वो जो
विभाजन है, वो जो बदलाव है, वो एक विशेष कालखंड की ओर भी इशारा करेगा। तो इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। और ये किस तरह के होते थे? चित्रित धूसर पात्र के रूप में इनको जाना जाता है। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि चित्रकारी बर्तनों पर प्रारंभ हो गई है। और वो चित्रकारी क्या है? सरल रेखा या ज्यामितीय आकृतियों के जो आकार हैं वो इस पे बर्तनों पे बनाए गए हैं। अब महाजनपद के बारे में नई हेडिंग जो आई है, इसमें क्या है? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें क्या है? महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में क्या है? किलेबंदी की गई है। और इन जो किलेबंदी है वो लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंचाइयों की जो दीवार है वो बनाकर इनकी किलेबंदी की जाती थी। और ये किलेबंदी क्यों की जाती थी? सबसे पहला सुरक्षा के लिए कि कोई और राजा या राज्य आक्रमण करता है तो राजधानी सुरक्षित रहे। साथ ही साथ क्या है कि इस तरह से वो प्रभावशाली और वहाँ की जो समृद्धि है उसको भी दर्शाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि उस राजधानी के जो एरिया होता है उस पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है राजा का। तो ये कुछ फायदे हैं। किलेबंदी के ये मानचित्र है, इस मानचित्र को देख लीजिएगा। जनपद और महाजनपद के आधार पर ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ पे गांधार है, तक्षशिला है, कुरु है, हस्तिनापुर है, पंचाल है, कौशल है, अवंती यहाँ पर है, उज्जैन है, वैशाली, कौशाम्बी, राजगिरी, मगध, वज्जी, अंग। तो अभी हम इनका बार बार उल्लेख करते रहेंगे आने वाले समय में, तो हमको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। तो इनको आप देख लीजिएगा। और अब क्या हो रहा है महाजनपदों में? अब राजा सेना रखने लगे हैं। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर साल भर के लिए सेना रखी जाती है। तो यहाँ पे अब किस तरह प्रशासन में परिवर्तन आ रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पहले क्या है, कोई स्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वेद काल में हम किसी स्थायी सेना के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ जो महाजनपद है उसमें हम देख रहे हैं कि अब राजा स्थायी सेना रख रहा है। और कुछ आहत सिक्के भी पाए गए हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं कि उन पे क्या होता है, प्रहार करके कुछ चित्र या कुछ आकृतियां बना दी जाती हैं सिक्कों पे, और वो क्या की जाती हैं, जैसे दबाकर प्रेस करके बनाई जाती हैं, इसीलिए उनको आहत सिक्के बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि व्यापार, इससे क्या पता चल रहा है कि व्यापार अब और ज़्यादा समृद्ध हो गया, और ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए अब यहाँ पे सिक्के भी पाए जा रहे हैं। इससे पहले क्या होता होगा, जो वस्तु विनिमय प्रणाली रहती है, मतलब वस्तु देकर ही हम वस्तु लेते हैं। जैसे कि अब मुझको चाहिए गेहूँ और आपको क्या चाहिए, चावल, तो मैंने आपको गेहूँ दे दिया और चावल ले लिया। इस तरह से ही व्यापार होता था कि वस्तुओं को लेन देन के अनुसार हम व्यापार करते थे, आवश्यकता के अनुसार। ये जो चित्र है इसके बारे में बता रहे हैं, कौशाम्बी किले की दीवार है। और ये कौशाम्बी कहाँ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास। ये ईंटों की दीवार के अवशेष हैं। तो ये कौशाम्बी की हम लोकेशन देख लेंगे मैप में भी। अब क्या है, कर, टैक्स। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए क्या है, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अभी तक क्या है, राजा के पास किले नहीं थे, कोई उसका स्थायी निवास नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो व्यवस्था अब बन रही है
किला चाहिए, उसकी घेराबंदी चाहिए और एक स्थायी सेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक कर की भी व्यवस्था पड़ेगी, जिससे कि उस कर को वसूल करके राजा इन सब व्यवस्थाओं को बना सके। तो इसीलिए अब कर की व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। पहले क्या था कि जो गिफ्ट्स हैं राजा को दिए जाते थे, गिफ्ट, और जो युद्ध में उसका एक हिस्सा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल करने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे इसमें महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। आज भी हम देखते हैं कि जो हमारी बहुत बड़ी एक आबादी है वो कृषि में ही इन्वॉल्व है। तो उस समय तो और भी अधिक लोग कृषि में ही इन्वॉल्व थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कर हो जाता है, इसीलिए कृषि कर हो जाता है, जो कि 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे कि क्या हम बोलते थे, भाग। ये याद रखिएगा, भाग था वो। 1/6 हिस्सा कर के रूप में राजा कृषकों से वसूल करते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाता था। वो कर किस प्रकार से लगाया जाता था, श्रम के रूप में। मतलब कि जो बुनकर, लोहार, सुनार, ये सब क्या करते थे, राजा के लिए महीने में एक दिन के लिए जाते थे और राजा के लिए कार्य करते थे। मतलब महीने में एक दिन वो श्रम द्वारा टैक्स के रूप में राजा को देते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में टैक्स देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर टैक्स देना पड़ता था। तो ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये टैक्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, या जो भी हम इसको आर्थिक रूप से वहाँ पे क्या गतिविधियाँ प्रारंभ थी, तो इनसे हम जान सकते हैं। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे क्या है, कृषि में परिवर्तन आ रहे हैं, और ये दो बड़े परिवर्तन कैसे आ रहे हैं। एक तो लोहे के जो हल का जो फाल है, अब वो लोहे का बनने लगा था। उससे क्या था, जो कठोर जमीन थी, देखिए लकड़ी का जो फाल होगा वो उतना कठोर नहीं होगा, वो जमीन के ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाता था। पर लोहे का जो फाल होगा वो जमीन के ज़्यादा अंदर तक चला जाएगा, और जो भूमि की उपजाऊपन है वो अधिक हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर की ओर ले आते हैं। तो इससे क्या होगा, फसल और अधिक पैदा हो सकेगी। तो ये जो पहला परिवर्तन, फसल अधिक पैदा हो सकेगी, तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसका पालन पोषण हो सकेगा। तो पहला जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो यही है कि अब हल की जो फाल है वो लोहे की बनने लगी थी। और दूसरा क्या है कि धान का जो पौधा है उसका रोपण करना प्रारंभ हो गया था। अभी आप देखते हैं जो धान के जो पौधे होते हैं उनको पानी में भर के हम क्या करते हैं, पहले नर्सरी में उनको उगा लेते हैं, और फिर नर्सरी में उगाने के बाद उनको खेतों में लाके उनका रोपण कर दिया जाता है। ये व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था। तो इससे क्या, पहले क्या था कि बीजों को लेके खेतों में फेंक दिया जाता था या बो दिया जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि बहुत कम जो बीज थे वो पौधे में परिवर्तित हो पाते थे। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बनने लगे रोपण प्रक्रिया की वजह से, और उससे क्या है कि उत्पादन और पैदावार बढ़ गई। इससे क्या है, वहाँ पे और ज़्यादा समृद्धि आ गई। अब ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो कृषि जो कार्य है वो कौन करते थे, दास, दासी, भूमिहीन खेतिहर, मजदूर, जिनको कमकार भी बोलते हैं। अब ये जो शब्दावली है ये याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कमकार क्या है, और वो 4 ऑप्शन दे देंगे। अब अगली हेडिंग है सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें ये क्या बता रहे हैं, मगध।
मगध क्या है, उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक जो स्थिति है, वो है गंगा और सोम नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब इससे मगध को क्या फायदा हुआ? यातायात। यातायात आसान हो गया, जो भी व्यापार है या आवागमन है वो आसान हो गया नदियों के माध्यम से। जल वितरण, अब जल की भी वहाँ पे भरपूर मात्रा थी, तो जल के लिए भी कोई संघर्ष नहीं था। जमीन को, ये चीज़ें क्या हैं जो आप आज भी देखते हैं, जो सबसे विश्व का जो सबसे उपजाऊ जो जमीन बताई जाती है वो गंगा यमुना का दोआब भी बताया जाता था। तो उसकी वजह से क्या है कि ये बहुत ही उपजाऊ है, और उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पे फसल अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होती है, और यही इसकी समृद्धि का उस समय में एक बहुत बड़ा कारण रहा है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, और इन जंगलों में क्या थे, हाथी पाए जाते थे, और इन हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था और सेना के रूप में काम में लाए जाते थे, जिससे क्या है कि सेना और शक्तिशाली हुई। इन्हीं जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे क्या थे, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। तो किसी राज्य को उस समय पे मजबूत बनाने के लिए जो जिन भी संसाधनों की आवश्यकता थी, वो चाहे यातायात के लिए नदियों का उपयोग करना हो, उनका जल वितरण हो, जमीन को उपजाऊ बनाने वाला क्षेत्र जिससे कि अधिक उत्पादन होता है, और वहाँ के जो जंगलों में हाथी हैं, और वहाँ के जंगलों से जो हमें घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। तो और लौह अयस्क, युद्ध के लिए जो भी हथियार बनाए जाते थे, लौह अयस्क की खदानों से उनको बनाने में आसानी हो जाती थी। तो इसलिए ये और ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बन जाता है मगध। तो मगध शक्तिशाली कैसे बना, तो इन पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। और एक जो राज्य है वो शक्तिशाली कब बनेगा, जब वहाँ पे शक्तिशाली राजा होंगे। तो वही वो शक्तिशाली शासक के यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले क्या है, जो नाम बताया जा रहा है वो बिंबिसार, और दूसरा अजातशत्रु। अन्य जो जनपद थे उनको जीतने के लिए जो हर संभव साधन थे उनको अपनाते थे। अब यहाँ पे महापद नंद के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। मतलब ये जो कांधार और वो सब जो एरिया है वहाँ तक इनका राज्य पहुँच गया था। और ये राज्य शक्तिशाली कैसे बना था, किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है एक राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, वो भी हमने डिस्कस किया है। फिर ये बात करते हैं राजगिरी की। कई सालों तक जो मगध की जो राजधानी रही है वो क्या है, राजगिरी रही है। बाद में क्या है, पाटलिपुत्र राजधानी बन गई, जिसे आज आधुनिक पटना बोला जाता है। तो दोनों राजधानी हमें याद रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, 2300 साल से भी पहले की बात है, जब मैसिडोनिया के राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहते थे। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या है कि सिकंदर अगर पूछ लेते हैं कि कहाँ तक पहुंच गया था, तो वो फैक्ट है व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। वो मगध की तरफ जाना चाहता था, पर मगध के बारे में उनके सैनिकों को सूचना थी कि बहुत ही बड़ी सेना है और बहुत ही शक्तिशाली राज्य है, तो उन्होंने वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये वापस सिकंदर को जाना पड़ा था। उसके बारे में भी बता रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में क्या अंतर दिखाई देता है। तो आपको पता ही चल चुका है कि जैसे हाथी का उपयोग होने लगा है। अब क्या है कि एक
फिक्स सेना बन गई है। पहले क्या थी, कोई फिक्स सेना नहीं थी। और एक बड़ी सेना भी बन गई। अब हम आ रहे हैं वज्जी के ऊपर। अब इनकी जो राजधानी है वो क्या है, वैशाली। ये भी अभी वर्तमान में बिहार में ही है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्या है, शासन व्यवस्था क्या है, वो गढ़ और संघ। गढ़ शब्द का क्या अर्थ होता है, कई सदस्यों वाले समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। संघ का अर्थ क्या है, संगठन या सभा। अब हम देख रहे हैं वहां पे क्या है, एक राजा है मगध में जो राज्य कर रहा है। जितने भी जो निर्णय हैं प्रशासनिक वो एक राजा ले रहा है। लेकिन यहाँ गढ़ में क्या होता था या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। यहाँ पे क्या है कि कई लोग एक साथ शासन कर रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो संघ और गढ़ को हम समझ गए हैं कि क्या है। मगध में एक राजा शासन कर रहा है, और यहाँ वज्जी में क्या है, शासकों का एक समूह है जो कि प्रत्येक अपने आप को राजा बोल रहे हैं। ये सभी क्या है, एक साथ विभिन्न अनुष्ठान संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत और वाद विवाद और बहस करते थे कि क्या करना है, किस प्रकार से करना है, शत्रु पर आक्रमण कैसे करना है। जितनी भी योजनाएं हैं वो सब इनके द्वारा बनाई जाती थी। अभी हमने देखा कि वहाँ पे जो अश्वमेध यज्ञ है उसमें राजा अकेले बैठ रहा है। यहाँ पे क्या है, वो जो अनुष्ठान है उसमें अकेले राजा बैठ के उन अनुष्ठानों को पूर्ण कर रहा है। यहाँ पे क्या है, जो भी अनुष्ठान है वो ग्रुप ऑफ द पीपल द्वारा किए जा रहे हैं, जिनको गढ़ या संघ बोलते हैं। इसमें भी क्या है, स्त्रियां, दास और जो कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ पे क्या है, बुद्ध और महावीर भी दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित हैं। उनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। वज्जी संघ का वर्णन जो है वो बुद्ध ग्रंथ जो है दीघ निकाय, इससे पता चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वज्जी संघ का जो उल्लेख है वो हमको किससे प्राप्त होता है। तो हमेशा याद रखेंगे दीघ निकाय से। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो बुद्ध ने वस्कार को बताई। ये भी है, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों गांवों में चैत्य का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएंगी। तो अगर इन चीज़ों को किया जाएगा तो वज्जी संघ हमेशा शक्तिशाली रहेगा। ये बुद्ध के द्वारा बताया गया है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये उन जो गढ़ हैं और जो संघ हैं उन पे कई राजाओं ने आक्रमण करते रहे, पर वो अपना शासन चलाते रहे। अंत में क्या हुआ कि इन्होंने गुप्त शासकों ने इन पर विजय हासिल की।
तो इस फैक्ट्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे फिर वो बता रहे हैं अन्यत्र में यूनान और एथेंस के बारे में। यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसको वो प्रजातंत्र या गणतंत्र का नाम दे रहे हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें क्या है, 30 साल के ऊपर सभी पुरुष को पूर्ण नागरिकता का अधिकार प्राप्त था। जो 30 साल से ऊपर होते थे वो यूनान और एथेंस में क्या होते थे, नागरिक होते थे, लेकिन वो दास नहीं होने चाहिए थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों की जो नियुक्ति थी वो लॉटरी के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में सेवाएं देना आवश्यक था। यहाँ पे भी क्या था, महिलाओं को नागरिक दर्जा प्राप्त नहीं था। और साथ ही व्यापारियों और शिल्पकार के रूप में जो एथेंस में रह रहे थे उनको भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। साथ साथ क्या था कि जो दास थे वहाँ पे उनको भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये एथेंस के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अभी इस चैप्टर में इतना ही। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही।